अस्सलामु अलैकुम। 21वीं, हाँ जी मेरी आ रही है आवाज़? वालेकुम सलाम। बात शुरू करूँ? हो गया इंटरव्यू, तारुफ तो हो गया है मेरा। जी जी हाँ। अस्सलामु अलैकुम। 21वीं सदी के इस टेक्नोलॉजी दौर में मैं डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी गिरिराज गवर्नमेंट कॉलेज निज़ामाबाद से आपसे बराह स्काइप मुखातिब हूँ। हाली जनाब डॉक्टर यादगिरी साहब प्रिंसिपल एमबीए डिग्री कॉलेज महबूब नगर, डायनामिक लेक्चरर उर्दू मीडियम के डॉक्टर गौस साहब, नौजवान लेक्चरर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल अजीज़ सोहेल साहब, उर्दू मीडियम एमबीए डिग्री कॉलेज के नौजवान लेक्चरर्स, कॉलेज के तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं डॉक्टर अजीज़ सोहेल को और डॉक्टर गौस साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि वो लोग आपके कॉलेज में एक नया जोश, नया वलवला पैदा किए हैं। और जैसे हम देख रहे हैं कि आज हमको अहद हाजिर के तकाज़ों के साथ जीना है, तो ये टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ एक शुरुआत है। जैसे डॉक्टर अजीज़ सोहेल ने कहा कि 20 सितंबर को गिरिराज कॉलेज निज़ामाबाद में एक सेमिनार हुआ था, जिसमें हमने इब्तदाई कोशिश की थी कि फासलों को मिटाया जाए, सरहदों को मिटाया जाए और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए सलाहियतों को इस्तेमाल किया जाए। तो मैंने ये किया था कि एक उर्दू के नामवर मौक़िफ़ व नक़्क़ाद डॉक्टर तक़ी आबिदी हैं, वो कनाडा में रहते हैं। अब हम अपने छोटे से वसाइल के साथ दूर दराज ममालिक से किसी अहम शख्सियत को एरोप्लेन का टिकट देकर $1-2 लाख रुपये बुला तो नहीं सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम उनसे इस्तेफ़ादा करते हैं। तो मैंने उन्हें ईमेल किया था, उनसे रब्ता हुआ, वो भी उन्होंने अपने अज़ाइम का इजहार किया और हमारा ये लेक्चर कामयाब रहा। इसकी कामयाबी के चर्चे अखबारों के ज़रिए हुए तो लोगों को भी ख्याल पैदा हुआ कि क्यों ना हम भी इस तरह की कोशिश करें। और मैं अजीज़ सोहेल को मुबारकबाद देता हूं कि इनमें सीखने की बहुत सलाहियत है। आप लोग खुश नसीब हैं, डॉक्टर गौस साहब और डॉक्टर अजीज़ सोहेल जैसे नौजवान और दीगर लेक्चरर्स आपके सामने हैं। तो ये तालीम का मतलब यही है कि सीखा जाए। हमारी ज़िंदगी का जो दिन शुरू होता है तजुर्बात से शुरू होता है और शाम में हमको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो ये अजीज़ सोहेल देखिए बिल्कुल 20 दिन का अरसा हुआ और उन्होंने अपना दिमाग लड़ाया, अपने वसाइल को अख्तियार किया और आप और हम इस तरह की आज बात कर रहे हैं। मैं महबूब नगर से निज़ामाबाद तकरीबन 250 किलोमीटर दूर हूँ और स्काइप के ज़रिए आपसे बात कर रहा हूँ। तो जैसे ये हमारी पहली कोशिश है, तजुर्बाती कोशिश है, 20-25 मिनट मेरी बात होगी आपसे। अगर आप लोग भी मुझसे कुछ सवाल वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैंने ये कहा था कि टाइम मैनेजमेंट, वक्त की तंजीम और उर्दू मीडियम से रोज़गार के मौक़े, इस पर मैं कुछ आपसे बात करूं। तो ये मेरी हमेशा से ख्वाहिश रहती है कि आज के नौजवान वक्त की तंजीम की अहमियत को समझें और उस पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को मसाइल को हल करें। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि हम कौन हैं, यहाँ क्यों भेजे गए हैं और हमारी पैदाइश का मकसद क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे सामने मसाइल क्या हैं
اور انका हल हम कैसे निकालते हुए ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे बल्कि हमारे समाज में जो बेशुमार मसाइल हैं, इंसानियत के मसाइल हैं, लोगों के मसाइल हैं, इनको हल करने के लिए हम अपनी सलाहियत को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए कि अल्लाह ताला ने हमको इंसान बनाया है और हमारी तालीम और हमारी अक़ल से हम देख रहे हैं कि दुनिया में 18,000 मखलूक़ात अल्लाह ने बनाई हैं, उसमें इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है। क्यों दिया है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बात करने की सलाहियत दी है, सोचने समझने की सलाहियत दी है और इल्म की दौलत दी है। इस वजह से हम अशरफ हुए हैं। जानवर भी है और हम भी है। जानवर भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, बात करते हैं। हम भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, बात करते हैं। लेकिन जानवरों में और हमारे में फ़र्क अल्लाह ने यही रखा है कि हमको अल्लाह ने इल्म की दौलत दी है, अक़ल दिया है, बात करने की सलाहियत दी है, अच्छे बुरे की तमीज़ दी है। तो यही वजह है कि जैसे हम इब्तिदाई आफरीनश से हमारी तारीख़ पढ़ते आए हैं और इस्लामी एतबार से भी हमारी मालूमात मिली है कि दुनिया में बहुत से पैगम्बर आए हैं, लोगों को अच्छाई की तालीम दी है, बुराई से रोके हैं और आखिरी ज़माने के जो पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान शरीफ नाजिल हुआ, उसकी पहली वही की जो पहला जो लफ्ज़ है वो इक़रा है। इक़रा के माने पढ़ोगे हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे पहला जो हुक्म दिया है वो इल्म सीखने का है। इसकी अहमियत देखते हैं कि इल्म क्या है, ये क्यों सीखना है। इल्म जानने का नाम है। इंसान जो है इस दुनिया में आता है, माँ बाप के घरों में अपना जो है आँख खोलता है, तो वहीं से उसके सीखने का सिलसिला शुरू होता है। अगर इंसान अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात को ना जाने तो उसकी ज़िंदगी परेशानी में पड़ जाएगी, मुश्किल में पड़ जाएगी। तो इल्म के ज़रिए ही इंसान अच्छे और बुरे की तमीज़ सीखता है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। जब इंसान अपने घर से बहुत कुछ माँ की गोद से सीख कर आता है, घर के माँओं से सीख कर आता है, तो फिर वो कॉलेज में, स्कूल में रिवायती तालीम के लिए दाखिल होता है। तो जैसे मैंने कहा कि तालीम का मतलब जानने का नाम है। इंसान जिन बातों को नहीं जानता है उनको जानने का नाम तालीम है। तालीम क्यों ज़रूरी है? तालीम की वजह से इंसान के ज़िंदगी में जहालत के अंधेरे दूर होते हैं। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ जिससे समझ में आता है कि कैसे इंसान तालीम के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को महफूज बनाता है, बेहतर बनाता है। अगर एक लड़का है जिसको होश बराबर नहीं है और उसकी मुनासिब तालीम नहीं हुई है, वो अपने हाथ में एक लोहे की काड़ी लेता है और अपने घर के कमरे में जो करंट का स्विच होता है उसमें जो 2 सुराख होते हैं, अगर वो लोहे की काड़ी उसमें डाल दे और खुदा ना खास्ता उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी हो रहे तो शॉक लगकर वो मर सकता है। तो ये तालीम की अहमियत है कि इंसान को तालीम ये सबक सिखाती है कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इसलिए हमारे टीचर्स, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे ज़िंदगी का मामला हो, हर जगह हमको हमारे समाज में असातिज़ा की शक्ल में, वालिदैन की शक्ल में, बुज़ुर्गों की शक्ल में लोग हमको ताकीद करते हैं कि ऐसा करो, ऐसा मत करो। हमारी ज़िंदगी में हमें मुहावरा सुनते हैं कि अगला गिरा पिछला होशियार। सामने एक गड़ा है जिसमें कोई इंसान अपनी नज़र की कमी की वजह से या अदम तवज्जोही की वजह से गिर गया है, तो पीछे देखने वाले के लिए एक तजुर्बा है कि वो संभल जाए। जैसे हम मिसाल देते हैं कि नाकामी कामयाबी का ज़ीना होती है। अगर हमने देखा है कि इंसान किसी वजह से नाकाम हो गया है तो नाकामी से तजुर्बा सीखे और तजुर्बा हासिल करते हुए अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाए। तो अब मैं आपके सामने, जैसे मैंने कहा था कि वक्त की तंजीम के बारे में बात करने के लिए मैंने कहा था, तो वक्त क्या है इसके बारे में हमको समझना है। वक्त मेरे हिसाब से 2 किस्म का वक्त होता है। एक वक्त तो वो वक्त है जब ये दुनिया अल्लाह ताला ने जो कुन की आवाज़ दी थी उसके साथ ही ये दुनिया वजूद में आ गई। और अल्लाह ताला के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जो है उसके लिए मटेरियल की ज़रूरत हो, सिर्फ कुन हो जा का लफ्ज़ उन्होंने कहा तो जवाब में फ़यकून के जवाब में ये सारी दुनिया वजूद में आ गई और उस वक्त से दुनिया का वक्त शुरू हो गया। हम पढ़ते हैं तारीख़ में कि हज़ारों इंसान इस दुनिया में आ रहे हैं, अपना अमल कर रहे हैं और दुनिया से रुखसत हो जा रहे हैं। जैसे शेक्सपियर ने भी अपनी नज़्म में कहा था 7 स्टेजेस ऑफ मैन, कि इंसान के लिए दुनिया एक स्टेज है, यहाँ वो
اپنے پیدائش کے ساتھ اس دنیا کے ڈرامے میں داخل ہوتا ہے۔ پیدائش کے بعد بچپن ہے، پھر لڑکپن ہے، جوانی ہے، اس کے بعد ادھیڑپن ہے، بڑھاپا ہے۔ تو عمر کے اس اسٹیج میں وہ زندگی میں مختلف کردار ادا کرتا ہے اور موت کے ساتھ رخصت ہو جاتا ہے۔ تو یہ جب سے دنیا بنی ہے لوگ آ رہے ہیں، اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور دنیا سے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا کا جو ہے کاروبار ہے جو چل رہا ہے، اور تاریخ ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ دنیا میں انسانوں نے جو اچھے کام کیے تھے اس سے انسانیت کو کیا فائدہ ہوا، اور انسانوں نے جو برے کام کیے تھے اس سے انسانوں کو کیا نقصان پہنچا۔ یہ تاریخ ہمارے ساتھ ہے جو ہمیشہ ہم کو رہبری کرتی ہے۔ اب دوسرا وقت انسان کی اپنی زندگی کا ہے، یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم نے کوئی درخواست نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی دی ہے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اور زندگی میں جو وقت ہمارا شروع ہوا ہے پیدائش کے ساتھ، تو اس کے بارے میں دو نظریے کہ ایک کیا ہے کہ جب انسان 1 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی سالگرہ مناتا ہے، خوشی کرتا ہے، کیک کاٹتا ہے کہ وہ زندگی میں 1 سال بڑا ہو گیا۔ لیکن ایک مثال یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ خیال ہے کہ ہماری ایک زندگی مقرر ہے، 60 سال کی زندگی ہے، 80 سال کی زندگی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھ دی ہے۔ تو جب انسان 1 سال کا ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو جرنی پیریڈ ہے، جیسے وہ گھر سے نکلا اور اس سے 70 کلومیٹر جانا ہے تو وہ 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکا ہے۔ اب وہ اس فاصلے کو پھر پیچھے جا کر پورا نہیں کر سکتا، اب اس کے پاس باقی کے 69 کلومیٹر رہ گئے ہیں۔ تو یہ جیسے ایک اور مثال دی جاتی ہے کہ انسان کی زندگی مانند برف ہے، جیسے برف کا ڈلہ ہم باہر ہوا میں رکھ دیے تو اب یہ برف آہستہ آہستہ گھلتا رہتا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی کا اور وقت کا بھی مثال ہے کہ ہماری زندگی میں گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ وقت گزرتا جا رہا ہے۔ اب انسان جو ہے اگر اس کے پاس صحیح تعلیمی تربیت نہ ہو اور اس کی اچھی تربیت نہ ہو تو اس کی اگر وقت کی قدر نہ کرے تو اس کی زندگی بیکار ہے۔ جیسے انسانیت کی پیدائش کا مقصد قرآن میں بیان کیا گیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان، ہم نے تم کو اور جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کے مفہوم میں یہ بات ہے کہ انسان اپنے خدا کی مرضی کے مطابق نہ صرف عبادات کرے بلکہ اس کی 24 گھنٹے کی زندگی، جس میں وہ گھر کی زندگی ہے، سماج کی زندگی ہے، معاشرے کی زندگی ہے، اسکول کی زندگی ہے، کالج کی زندگی ہے، اپنی تمام زندگی کے تمام مراحل کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے، تب ہی اس کی زندگی کامیاب ہے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ انسان کے پاس جیسے بچپن کا 5 سال ہے، اب اسکول میں وہ 10 سال آتا ہے۔ اب اسکول کی تعلیم بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھی اسکول میں پڑھ کے آئے ہیں، لیکن اتنا شعور ہمیں نہیں ملا کہ ہماری زندگی کتنی قیمتی ہے اور اس کے لمحے کتنے قیمتی ہیں۔ تو اب یہاں کالج میں آپ کو اس طرح کا ماحول مل رہا ہے، اس طرح کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، تو ایسے میں ہم کو وقت کی تنظیم کرنا ہے۔ اب دیکھیے وقت کی تنظیم میں یہ بات ہے کہ میرے لیے کیا ضروری ہے، کیا ضروری نہیں ہے، اس کی پرائیورٹی کرنا ہے۔ جیسے اگر کوئی طالب علم ڈگری کے سال اول میں ہے تو اس کے پاس ڈگری کرنے کے لیے 3 سال ہیں۔ اب 3 سال میں ہر سال کا اس کے پاس امتحان ہوتا ہے، اس امتحان کے لیے اس کو پڑھائی کرنا ہے اور پڑھائی کر کے اس کو سالانہ امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ اب انسان جیسے نوجوان طالب علم ڈگری فرسٹ ایئر میں ہے تو اب وہ اپنے وقت کی تنظیم کو ایسا رکھے کہ پہلے اپنے گھر کے کام کاج ہو جائے، اپنی زندگی کی ضروریات ہو جائے، اس کے ساتھ تعلیم ہو جائے۔ اب ایک مثال دی گئی ہے کہ ایک لڑکا بالکل ہی نہیں پڑھتا ہے اور امتحان کے قریب پڑھنے کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ اب اس کے پاس اس کو حساب ڈال کر بتایا گیا کہ امتحان سے 1 مہینہ پہلے وہ اگر پڑھنا شروع کرے تو اس کے پاس 5 سبجیکٹ ہے، ہر سبجیکٹ کے سمجھو 200 صفحے ہیں، تو 5 سبجیکٹ کے 1000 صفحے ہو گئے۔ 1000 صفحوں کو اگر وہ 1 مہینے کے اندر پڑھنے کی کوشش کرے تو روز 30 صفحے ہے، 30 سے 50 صفحے ہے۔ لیکن چونکہ وہ سال بھر محنت نہیں کیا تھا، جب وہ پہلے 2-4 صفحے پڑھتا ہے تو تھک جاتا ہے، سو جاتا ہے اور آخر کار امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو روز کی بنیاد پر تھوڑا تھوڑا کام کر لینا چاہیے۔ جیسے ہماری وقت کی تنظیم میں روزانہ کا اگر ہم جائزہ لیں تو انسان کے پاس 24 گھنٹے کی زندگی ہے روز کی، اس میں وہ 8 گھنٹے سوتا ہے
24 घंटे में से नॉर्मल इंसान को नींद के लिए 8 घंटे चाहिए। अब 8 घंटे बाहर की ज़िंदगी गुजारता है, 8 घंटे में सब समझिए अपने ज़रूरियात हैं, खाना पीना है, इबादतें हैं, रिश्तेदारी है, बीमार के पास जाना। तो अब ये रोज़ की तंजीम भी कर ले तो 8 घंटे सो गया है, तो ये जो है 8 घंटे इसकी ज़िंदगी से ऐसे ही निकल गए। तो ये बाकी के 8 घंटे जो कॉलेज के हैं वहाँ पर अगर ये वक्त की तंजीम ना करे, वक्त गुजारी कर दे और रोज़ का सबक रोज़ ना पढ़े। देखिए एक बचपन में हमको कहा गया था कि आमोख्ता होना चाहिए, रिवीजन जिसे कहते हैं। इंसान की जो रोज़ की पढ़ाई है वो पानी की लकीर के मानंद है कि जैसे उंगली हमने डुबाई और बोर्ड पर उंगली डुबाकर कुछ लिख दिया तो ये पानी की लकीर थोड़ी देर में सूख जाएगी। इसी तरह हम जो क्लास में पढ़ते हैं या पढ़ते हैं रोज़ की बुनियाद पे अगर उसका इयादा ना हो, रिवीजन ना हो, तो ये जो है हमको बहुत नुकसानदेह हो सकता है। इसके लिए हमारे असातिज़ा जो आजकल कह रहे हैं कि आपको क्लासरूम में तवज्जो से सुनना चाहिए और अहम बातों को नोट करते जाना चाहिए, और आपके पास अगर कुछ नोट्स हों तो मार्कर पेन इस्तेमाल करना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप एक 300 सफ़े की किताब पढ़ रहे हैं और इम्तिहान में आपको उसमें से सिर्फ 10 सफ़े लिखना है, तो आपको क्या करना है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो मार्कर पेन इस्तेमाल करते हुए अहम पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाना चाहिए। जब इम्तिहान से पहले आप किताब खोलेंगे तो हाईलाइट शुदा मवाद को जब आप पढ़ने लगेंगे तो आप 300 सफ़े की किताब 1 या 2 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट में ये भी ज़रूरी है कि हम अपने निसाब को समेटना सीखें। 5-5 सब्जेक्ट का निसाब बहुत होता है, तो इसके लिए क्लास में गौर से सुने, अपनी कापी में नोट्स लें और अहम किताबें जो होती हैं उसमें मार्कर पेन का इस्तेमाल करें। तो रोज़ की बुनियाद पे पढ़ेंगे तो इम्तिहान से क़ब्ल आपका वक्त बचेगा और आप इम्तिहान में कामयाब होंगे। तो मैं कह रहा था कि डिग्री के तालिब इल्म के लिए टाइम मैनेजमेंट में ज़रूरी है कि वो अपने वक्त का एहतसाब करे। आज वक्त को खा जाने वाली बहुत सी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहली चीज़ टेलीफोन है, और अगर वो टेलीफोन के साथ इंटरनेट कनेक्शन है तो ये वक्त की बहुत बर्बादी है। घर में कंप्यूटर है, पीसी और उसके साथ टीवी है, तो ये भी जो है वक्त को खा जाने वाले हैं। नौजवान लड़के हैं तो इनके साथ दोस्त अहबाब होते हैं, ये वक्त को खा जाने वाले हैं। तो हम अपने वक्त की तंजीम करें, और चाहे कोई बुरा समझे, जैसे एक हमारे अजीज़ हैं तो रात के 8 बजे उनके घर कोई मेहमान आए थे, तो उनके एक लड़के ने दरवाजे पे आकर कहा कि ये वक्त हमारी पढ़ाई का है, आप लोग डिस्टर्ब मत कीजिए, चले जाइए। तो जिन लोगों को वक्त की अहमियत है तो वो मेहमानों को भी बोल देते हैं कि बच्चों की पढ़ाई के वक्त डिस्टर्ब ना करें। मिसाल के तौर पर हमारे ख़ानदानों में शादियाँ होती हैं, इम्तिहानों के ज़माने में जो अच्छे पढ़ाई के अहमियत देने वाले ख़ानदान होते हैं वो घरों में शादी ब्याह की तकरीब नहीं करते ताकि बच्चों के वक्त की खराबी ना हो। अगर इस तरह की कोई तकारीब भी हैं तो जो ख़ानदान के बड़े हैं वही शिरकत करें, बच्चे इसमें शिरकत ना करें। तो मैं ये कह रहा था कि डिग्री के तालिब इल्म के लिए 3 साल बहुत अहम है। अब उसके बाद देखिए ज़िंदगी में 18 साल का जब नौजवान हो जाता है तो उसके लिए सबसे बड़ा मरहला अमली ज़िंदगी में क़दम रखने का होता है कि अब लोग पूछने लगते हैं कि आप क्या कर रहे हो। ख़ास तौर से मर्द हजरात जो लड़के हैं उनके लिए ये बड़ा सवाल पैदा होता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो आज हमको हमारे अतराफ जो मौक़े हैं और हमारी जो तालीम है इसकी अहमियत जानना है। आज सोसाइटी में 3 फील्ड ऐसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा डिमांड है। एक तो बिज़नेस है जो MBA करते हैं, दूसरे जर्नलिज़म है जो अखबारात टीवी वगैरह मीडिया से ताल्लुक़ है, तीसरे एक जर्नलिज़म हो गया, बिज़नेस होगा, तीसरे क़ानून की तालीम है। तो ये 3 शोबे ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा मौक़े इसमें हैं। तो ये अगर पॉलिटिकल साइंस से BA भी कर रहे हैं तो हमारे तलबा व तालिबात चाहे तो MBA कर सकते हैं, चाहे LLB भी कर सकते हैं क़ानून की तालीम, या जैसे अभी मैंने कहा था कि जर्नलिज़म भी एक ऐसा शोबा है जिसमें अगर कोई नौजवान अपनी काबिलियत रखता है। जर्नलिज़म के लिए 3 बातों की अहमियत है कि आप में ज़बानदानी बहुत अच्छी हो, आप में बोलने की सलाहियत अच्छी हो, तो आप जर्नलिज़म के फील्ड को अख्तियार कर सकते हैं। MBA का बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें उर्दू मीडियम से मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी में भी उर्दू में MBA कर सकते हैं आर्ट्स के तालिब इल्म भी। और क़ानून की तालीम जैसे कहा गया कि अगर कोई LLB करता है तो उसको भी जो है बहुत ज़्यादा मौक़े हैं। अभी मिसाल देता हूँ कि हैदराबाद में नलसार यूनिवर्सिटी है क़ानून की,
हिंदुस्तान के बड़े बड़े तिजारती घरानों के लड़के उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। हाँ, अब आ रहा आपका वीडियो आ रहा, सवाल कीजिए। आप तो नजर आ रहे हैं वजीर साहब, थोड़ा सा अस्सलाम वालेकुम। हाँ साहब, आपके साथ जो है आपकी रहबरी में नौजवान लेक्चरर्स की टीम है, तो बहरहाल ये तजुर्बे का जो है मुंतकिल करना है नौजवान नस्ल को, और पीछे जो है हमारा मुस्तकबिल बैठे हुआ है, और मैं भी कोशिश यही कर रहा हूँ कि हमको जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए फासलों को कम करना है। जी जी जी, हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। Yes, sir. I have taken this initiative, sir. Using the technology, I have taken this initiative. Kindly go ahead with this technology and make use of it, sir. Yes. बच्चे सवाल कर रहे हैं, देखिए। हाँ जी, एक सवाल करो भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी। अजीज साहब, सवाल दोहराओ। हाँ जी, बहुत बहुत अच्छा। खवातीन के लिए रोजगार के मौके क्या हैं? जी जी, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है कि दो मिसालें देता हूँ मैं कि एतमाद अखबार का जो मंगल का सफ़ा है, ये सफ़े को तरतीब देती है एक लड़की सफ़ीना अरफात फातिमा। जैसे जिस लड़की ने सवाल किया है बिल्कुल उसी अंदाज के बुरखे में वो बैठती हैं एतमाद में, और उन्हें मंगल का सफ़ा तरतीब देने की जिम्मेदारी है, और उनकी 20 से 25 हज़ार तनख्वाह है। तो जो लड़कियां पर्दे में रहकर, बुरखे में रहकर काम करना चाहती हैं, उनके लिए भी सहाफ़त में इस तरह का मौका है कि उनको इंटरनेट का इस्तेमाल आना चाहिए, उनमें कलम की सलाहियत होना चाहिए, और उसमें मजमून निगारी की सलाहियत हो। तो हैदराबाद के जो अखबारात हैं उसमें काम कर सकते हैं, और जो अजला में है वो कैसे कर सकते हैं। और एक मिसाल दे रहा हूँ मैं कि सियासत अखबार से एक लड़की जुड़े हुई है, उनका नाम है रासिया नईम हाशमी। ये लड़की की शादी हो गई है, इनके घर में एक बच्चा है, तो ये अपनी काबिलियत जर्नलिज्म से उन्होंने MCJ किया था, तो ये घर में बैठकर सियासत अखबार में जो अहम खबरें आती हैं, इन खबरों को ये अंग्रेजी में तर्जुमा करती हैं, और घर के इंटरनेट से उनको अपलोड करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये थोड़ा सा तकनीकी मामला है। इनको भी 10 से 15 हज़ार तनख्वाह मिल रही है घर में बैठकर। इसके अलावा भी आप जो है अपने कलम को इस्तेमाल करते हुए अगर कोई मजमून लिखना चाह रहे, जैसे कौमी ज़बान हैदराबाद का है, इसमें आप मजमून लिखेंगे तो 400 रुपये मिलेंगे आपको। इसके अलावा उर्दू दुनिया एक मजमून है, इसमें अगर आप मजमून, रिसाला है, इसमें अगर आप मजमून लिखेंगे तो 1200 मिलेंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिए, और थोड़ा सा इसमें हिम्मत करना है, आगे बढ़ना है। शहर हैदराबाद भी ज़्यादा दूर नहीं है, आप वहाँ रहकर काम कर सकते हैं। अगर जो कोई लड़कियाँ न्यूज़ पढ़ना चाह रही हैं तो तेलुगु चैनल्स के अलावा हैदराबाद में उर्दू चैनल्स भी है, लोकल रूबी टीवी है, 4 टीवी है, यहाँ पर ये न्यूज़ पढ़ सकती हैं। इनके लिए 500 रुपये रोज़ के हिसाब से मिलते हैं। लेकिन जो पर्दे में रहकर करना चाह रही हैं तो वो, जैसे 2 मिसालें दिया मैं, एतमाद की लड़की सफ़ीना अरफात फातिमा है और रासिया नईम हाशमी सियासत की हैं। इन दोनों को जो है घर में बैठकर और अखबार के दफ्तर में बैठकर काम करने का मौका है, तो ये पैसे कमा रहे हैं। तो आप लोग इस सिलसिले में कोई राय लेना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर लेकर या अजीज सोहेल के ज़रिए से इनफरादी तौर पर भी तब मालूमात हासिल कर सकती हैं। जी जी, हाँ जी, सवाल कीजिए। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? अतीक, अब्दुल क़य्यूम अतीक। मुबारक भी, आप महबूब नगर से बात कर रहे हैं जी। सवाल कीजिए। मैं लेक्चरर बनना चाहता हूँ, मेरी रहनुमाई कीजिए। कौन से सब्जेक्ट में लेक्चरर बनना चाह रहे हैं? कौन से सब्जेक्ट के? पॉलिटिकल साइंस। हाँ, मैं अपने लेक्चर में अभी बोला कि हमको अपनी मंजिल का पता होना चाहिए। तो आपके पास बहुत अच्छे असातिज़ा है, तो पहले मरहले पे आप डिग्री कंप्लीट कीजिए पॉलिटिकल साइंस में। इसके बाद आपको हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी है जहाँ पर इंग्लिश मीडियम है, मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी जहाँ उर्दू मीडियम है, यहाँ आपको अच्छे सब्जेक्ट से MA करना है।
नेट इम्तिहान पास करना है, तब उसके बाद आप लेक्चरर बन सकेंगे। जी, आप कोशिश जारी रखिए, अपने असातिज़ा के साथ ताउन रखिए। अभी आप कौन सी क्लास में हैं? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर? आप कौन सी क्लास में हैं? मुबारक, अभी आपको 3 साल है। तो आप क्या कीजिए, आज जैसे लेक्चर मैंने कहा कि लाइब्रेरी का इस्तेमाल कीजिए, इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए, मालूमात का खजाना रखिए और 3 साल में इतने अच्छे बन जाइए कि आप टॉप पोजीशन में MA का एंट्रेंस पास करें, 2 साल PG करें हैदराबाद में रहकर। उसके बाद आप लेक्चरर बनेंगे। लेक्चरर बने बाद इंशाल्लाह अगर उम्र बाकी रहे तो आप मुझे फ़ोन करके बोलना मैं लेक्चरर बना बोल के। और कोई सवाल कीजिए। थोड़ा सा आपका कैमरा नीचे करो। देखते हुए, अपने मिजाज को देखते हुए आप अपने असातिज़ा से ये मशवरा है कि मैं किस फील्ड में जाऊँ। जैसे BA के तलबा है, अगर वो MA करना चाह रहे थे जिसमें पॉलिटिकल साइंस है, MA इकोनॉमिक्स है, अगर किसी की अंग्रेजी अच्छी को MA इंग्लिश के लिए जा सकता है। इसके अलावा मैंने कहा कि BA है और लॉ है, जर्नलिज्म है, अगर किसी का उर्दू में जॉब है तो आप उर्दू से भी PhD कर सकते हैं। आपके पास दो जवाहर जिसे कहते हैं कि केवल बिल्कुल ऐसे 2 टीचर्स आपके पास हैं और भी लोग हैं जैसे डॉक्टर गौस साहब हैं। इनकी मिसाल आपके सामने है कि इन्होंने जो है कैसे जिंदगी में तरक्की की और हाल हाल में PhD किया है पॉलिटिकल साइंस से। मैं उन्हें आज के लेक्चर के जरिए उनसे मुबारकबाद देता हूँ। और डॉक्टर अब्दुल अजीज सोहेल है, जिन्होंने उर्दू में PhD किया है और आपके सामने एक अच्छी मिसाल लेकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी उन्होंने MA किया है, जिसकी बुनियाद पर उन्हें नौकरी मिली है। तो BA के तलबा जो है ये तमाम शोबों में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कहा गया कि हमको अपने वक्त की तंजीम करना है, तो आप लोग यहीं से रोज की बुनियाद पे अपना टाइम बनाए कि घर के काम काज कितने हैं, इबादत है कितने हैं, सोना क्या है। तो हमको रोज 3 से 4 घंटे पढ़ना है और इसमें क्या करना है कि जो मुश्किल सब्जेक्ट है उसको पहले रखिए, जो आसान सब्जेक्ट है उन्हें बाद में रखिए। कि हमारे पास तलबा सिर्फ रीडिंग करते हैं, उन्हें लिखने की कोई आदत नहीं होती। और आज के दिमाग में सब्जेक्ट ऐसे आ रहे हैं कि आपको पढ़ते चल के ये 3 घंटे के इम्तिहान में 50-50 सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। एक और उर्दू रोजगार के मुताल्लिक जो अपॉर्चुनिटीज है उसके मुताल्लिक भी रहनुमाई की मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ से 300 किलोमीटर दूर से हमें मुखातिब किया और हमारी रहनुमाई की। टाइम मैनेजमेंट का होना जरूरी है। जैसे कि कहा जाता है किसी भी काम के लिए मंसूबाबंदी जरूरी है। बेहतर उसी तरह टाइम मैनेजमेंट के तहत हम अपने जो भी मकसद है उसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मैं जुम्मा तालिबात को मशवरा देता हूँ कि वो जो है यहाँ पे कही गई बातों को नोट करें और तो अपने जिंदगी में किसी भी काम के लिए जाने का टाइम मैनेजमेंट दौरे हाजिर का डॉक्टर गौस साहब से बात करा थोड़ी, डॉक्टर गौस साहब से पहलू है, इससे जो है जरूरी है। शुक्रिया बहुत बहुत। डॉक्टर गौस डॉक्टर साहब से ख्वाहिश करूँगा कि वो आपकी तस्वीर आइए 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 साहब आइए आइए गौस साहब आइए। अरे साहब आपको देखकर हम सीख रहे हैं। हाँ वालेकुम सलाम साहब, मुबारक डॉक्टरेट आपको। और जो है आप बहुत ही जोश भर दिए हैं कॉलेज में आके। बात कीजिए। जी पूरे कॉलेज का न सिर्फ इंतजामिया बल्कि एग्जामिनर से बात करें तो जो शिकायत मुबारकबाद मिली गया जिससे मिनिस्टर हो उसे मैं समझता हूँ कि हमारे दोस्त है जी हो जाए जरूर होगी इंशाल्लाह। अब हमारे जो छोटे उर्दू के जो मतलब है कि निजाम साहब नौतल साहब जो है वो जी 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 बस हमको काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है। आप जो है आपके प्रिंसिपल साहब को हमारा सलाम कहिए और हमारे प्रिंसिपल साहब को भी बोलने के लिए कहिए कि इस तरह का लेक्चर हुआ है, मुबारकबादी वगैरह का सिलसिला तबादला। और आपके पास और दूसरे कॉलेजेस से भी अगर कोई लेक्चर कराना चाह रहे तो उनकी तकनीकी सपोर्ट इस तरह हम लोग करेंगे। जी जी
جی 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 نہیں یہ نہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم تو شخصی طور پہ آ جائیں گے، لیکن انٹرنیشنل لیول پہ اگر کوئی شخصیات سے ہم بات کرانا چاہ رہے ہیں تو کرانے کی کوشش کریں گے، آپ کے پاس بھی ہمارے پاس بھی۔ ہاں آپ کے جی ہاں اچھی بات ہے، آپ کے اسٹوڈنٹ کو بھی شکریہ کہیے، مبارک بھائی ہماری باتیں سننے کے لیے، ٹھیک ہے۔